और बड़ी खबर इस वक्त की एलएसी के मुद्दे से जुड़ी। भारत के मुंहतोड़ जवाब से घबराए चीन ने अब मिलिट्री ड्रिल की तैयारी की है। चीन को भारत के हवाई हमले का अब डर सताने लगा है। भारत की ओर से सुखोई, जगुआर और मिराज जैसे लड़ाकू विमानों की तैनाती और आसमान पर मंडराते हमारे घातक विमानों को देख करके अब चीन घबरा चुका है। ऐसे में चीन सुखोई और राफाल के हमले से निपटने की तैयारी कर रहा है कि आखिर हमला हुआ तो वो बचेगा कैसे। चीनी मीडिया के मुताबिक इसके लिए हवा में ड्रिल की जा रही है और लगातार अब वो अपनी एक्सरसाइज बढ़ा रहा है, क्योंकि घबराए चीन को अब यह डर सता रहा है कि अगर हिंदुस्तान के घातक सुखोई और राफाल हमला करने पर उतारू हुए तो चीन इनकी मार से कैसे बच पाएगा। और इसीलिए अब वो हवा में ड्रिल करने का मन बना रहा है। और मिलिट्री ड्रिल की यह खबर आधी रात को मिलिट्री ड्रिल की तैयारी चीन की तरफ से की गई है, क्योंकि एलएसी पर अब भारत पहले के मुकाबले ज्यादा मुस्तैद, चुस्त दुरुस्त है और हमारे सुखोई और राफाल जैसे विमान आसमान में गश्त लगाते नजर आते हैं। और इसे देखकर ही चीन के पसीने छूट रहे हैं कि आखिर किस तरह से ये विमानों का जवाब दे पाएगा। इस तरह के मारक और घातक विमानों का आखिर उसके पास जवाब क्या होगा। हमारे सहयोगी अरुण सिंह लेह में इस वक्त मौजूद हैं और जहां यह गर्माहट है, अरुण की मौजूदगी बस वहां से कुछ दूरी पर ही। और पीछे अरुण हम वो पहाड़ियां भी देख पा रहे हैं जिसके पीछे इस तरह से सीना ताड़े भारतीय सेना के सिपाही खड़े हुए हैं। ऐसे में अगर अब चीन की तरफ से हवा में ड्रिल की तैयारी की जा रही है तो क्या सुखोई और राफाल की घबराहट ही है ये चीन के लिए? देखिए, निश्चित रूप से हमारे जो सबसे महत्वपूर्ण हमारा विमान जो इस वक्त सीमा पर तैनात है वो है सुखोई 30। सुखोई 30 के पास ये कैपेबिलिटी है कि वो न्यूक्लियर आर्म्स ले जा सकता है। अब चीन अगर बहुत ज़्यादा गुस्ताखी कुछ करता है तो उसको ये बात बखूबी मालूम है कि हिंदुस्तान के पास ऐसा एयरक्राफ्ट भी है, फाइटर, जो न्यूक्लियर वारहेड लेके जा सकता है। तो एक तो उसकी घबराहट की वजह ये है। दूसरी बात यह है कि राफेल जब से आ गया है भारतीय वायुसेना के बेड़े में, तब से भारतीय वायुसेना की ताकत दोगुनी हो गई है, क्योंकि दुनिया भर में माना जाता है 4th से 5th जनरेशन के बीच का ये एयरक्राफ्ट है। चाइना के पास जो अपने एयरक्राफ्ट हैं वो पूरी दुनिया से वो कम ही लेता है, खुद बनाता है। लेकिन हमारे पास जो बेस्ट एयरक्राफ्ट हैं दुनिया के कई मुल्कों से हमने लिया है, रूस से भी लिया है, अमेरिका से भी लिया है, फ्रांस से भी लिया है। और ये वजह है कि वो ड्रिल कर रहा है। उसको डर ये लग रहा है कि जिस तरह से पिछले 3-4 महीनों में हम लगातार ये अपने दर्शकों को कह रहे हैं कि हम ये नहीं बताएंगे किस एयरबेस पर हमारे कौन से विमान और कितनी संख्या में तैनात हैं, लेकिन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास जितने भी बेसेस हमने बनाए हैं उस पर फाइटर जो एयरक्राफ्ट हैं उनकी स्ट्रेटेजिक तैनाती की है। चीन को यह बात बखूबी पता है। और प्रशांत, एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं, दर्शकों को बता दूं कि मैं अभी जिस रास्ते से आ रहा था लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के, वहां पर कई जगह पे रडार सिस्टम लगाया गया और पिछले 2 महीने में लगाया गया। वो इसीलिए लगाया गया, हमने तस्वीरें उसकी नहीं ली क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से ठीक नहीं था, लेकिन इसीलिए लगाया गया कि चीन का अगर कोई ड्रोन या फाइटर एयरक्राफ्ट कोई गुस्ताखी करे तो समय रहते हमको संदेश मिले, संकेत मिले और हमको वहीं पर मार गिराएं। और यही चीन की घबराहट की वजह ही है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जिस तरह की मुस्तैदी भारतीय जवानों ने एलएसी के नजदीक दिखाई है और चीन की बदनीयती को भांपते हुए, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में मूवमेंट भारतीय सेना की पहले एलएसी के करीब होती नहीं थी क्योंकि हम निश्चिंत थे, लेकिन बुरी नीयत चीन की थी। और विवाद की सिर्फ यही एक वजह नहीं है, बल्कि कई और बड़ी चीजें भी है। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है, एलएसी पर भारत और चीन के बीच टकराव अब लगातार बढ़ता चला जा रहा है। गलवान की झड़प के बाद दोनों सेनाएं अब बिल्कुल आमने सामने खड़ी नजर आने लगी है। दरअसल मसला 15 जून से जुड़ा हुआ है। गलवान में जहां झड़प हुई तो एक बहाना सिर्फ था ये चीन के लिए कि वो गलवान में आकर भिड़ना चाहता है, लेकिन चीन की दरअसल इसके पीछे एक बड़ी साजिश थी और साजिश डेप्सांग प्लेन पर कब्जा करने की। दरअसल डेप्सांग प्लेन रणनीतिक नजरिए से बेहद अहम इसलिए भी है क्योंकि यही वो जगह है जहां से चीन की सेना की हर हरकत पर भारत की सेना के जवान पैनी नजर बनाए हुए हैं। इसके अलावा 255 किलोमीटर लंबे ले कराकोरम राजमार्ग के जरिए भी भारत की पहुंच न सिर्फ अपने एयरफोर्स के दौलत बेग ओल्डी बेस तक की आसान हो गई है, बल्कि डेप्सांग प्लेन पर कंट्रोल अब भारतीय सेना का और मजबूत हो गया है। डेप्सांग प्लेन पर भारतीय फौजों का नियंत्रण पूरी तरह से है और डेप्सांग प्लेन से ही चीन की सेना पर सीधी नजर रखी जा रही है और इसीलिए भी चीन घबराया हुआ है। और खास बात यह भी है कि डेप्सांग से चीन के सबसे महत्वपूर्ण हाईवे नंबर
219 G219 चीन का वो हाईवे है जहां पर अब भारतीय फौज की सीधी नजर गड़ी हुई है, क्योंकि अब वो जवानों की जद में है और इसी के पास बना हुआ है चीन की सेना का सबसे अहम बेस। और भारतीय फौज के अब ये एयरबेस चीन का निशाने पर आ गया है और यही कारण है कि चीन लगातार डरा सहमा हुआ है और किसी भी तरह से वो इस डेप्सोंग पर कब्जा करना चाहता है। चीन के लिए इस हाईवे की अहमियत इसलिए भी समझी जा सकती है क्योंकि अगर युद्ध हुआ और भारतीय फौज ने अगर उनके इस हाईवे को तबाह कर दिया जो जवानों की जद में है, तो चीन की सेना को किसी भी तरह की मदद किसी रास्ते से बिल्कुल नहीं मिल पाएगी। और इतना ही नहीं, तिब्बत से लेकर शिनजियांग के इलाके तक उसका संपर्क पूरी तरह से टूट जाएगा और वो एक तरह से अपाहिज हो जाएगा, क्योंकि वो अपनी कथनी करनी में फर्क तो दिखाता रहा है लेकिन उसकी हरकत लगातार उसी तरह से। लेकिन गलवान में 15 जून को भारत और चीन की सेना के बीच झड़प से पहले भी डेप्सोंग को लेकर के दोनों सेनाओं के बीच टकराव हो चुका है। इस झड़प से पहले भी लद्दाख में चीन की सेना ने भारतीय सेना को कई जगह पर पेट्रोलिंग करने से रोकने की कोशिश की। लद्दाख में मौजूद 63 पेट्रोलिंग पॉइंट्स में से 10 पॉइंट पर चीनी सेना अड़चन पैदा करने की कोशिश करती रही है और इस इलाके में डेप्सोंग और ट्रिग हाइट्स, गलवान और गोगरा के इलाके शामिल हैं। और इसी तरह से डेप्सोंग इलाके में पेट्रोलिंग पॉइंट खासतौर पर 10, 11, 12 और 12A और इसके साथ पेट्रोलिंग पॉइंट 13 पर भी चीनी सैनिकों ने भारत के जवानों को रोकने की कोशिश की है। वहीं गलवान में पेट्रोलिंग पॉइंट 14 और गोगरा में पेट्रोलिंग पॉइंट 17 और 17A पर भी भारतीय सैनिकों को पेट्रोलिंग करने से चीन के जवानों ने रोकने की कोशिश की। 15 जून से पहले भी 2013 और 2015 में भारत और चीन की सेना के बीच यहां टकराव हो चुका है और ये सब डेप्सोंग पर कब्जा करने की नीयत से ही चीन की तरफ से साजिश रची जा रही थी, जिसका भारतीय फौज ने हर बार माकूल जवाब दिया है और चीन की हर बार इस नापाक हरकत को नाकाम किया है। अरुण हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, क्या डेप्सोंग पर कब्जा करना यही एक बड़ी बदनीति है? कब्जा करने की उसकी जो नीयत है और जो ख्याली पुलाव है वो कभी पकने वाला नहीं है। उसकी वजह मैं बता रहा हूं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिफेंस के कुछ अधिकारियों से मुलाकात की है। उनका यह कहना है कि करगिल के बाद सबसे बड़ा फौज का मोबिलाइजेशन इस वक्त हुआ है पिछले 4 से 5 महीनों में। तो अब तो चीन ये भूल जाए कि कोई 1 इंच जमीन भी वो कब्जा कर पाएगा। लेकिन हाँ, डेप्सांग को वो कब्जा करना इसलिए चाहता था क्योंकि दौलत बेग ओल्डी से लेकर डेप्सांग तक का जो इलाका है वो उसके लिए रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। वो अक्साई चीन बचाना चाहता है। वो ये भी चाहता है कि जो उसका सीपेक परियोजना है, जो रोड उसके जाते हैं, वो हिंदुस्तान की सेना के जद में ना आए, हिंदुस्तान की फायरिंग रेंज में ना आए, क्योंकि उसकी बहुत बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट, शी जिनपिंग का बहुत बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है ये सीपेक जो परियोजना है, जो पाकिस्तान और वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जिसको वो कहते हैं। और इसलिए हिंदुस्तान न सिर्फ वहां मजबूत हुआ है बल्कि जैसा कि आपने बताया पेंगोंग सो लेक के पास जो ब्लैक टॉप है, वहां जो ऊंची पहाड़ियां हैं उन पर भी हमने नियंत्रण कर लिया है। तो अब चीन दोनों तरफ से घिरा हुआ है और चीन इस तरह से अब घिरता नजर आ रहा है लगातार, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में भारतीय फौजों की जो मूवमेंट थी उसका अंदाजा भी चीन को नहीं था और वो समझ चुका था कि अब यहां पर इतनी मुस्तैद है भारतीय सेना कि हम इस पर कुछ नहीं कर पाएंगे। और पिछले कुछ दिनों से LAC पर लगातार चीन मुंह की खा रहा है और चीन ने भारत की फौज को लेकर के बड़े ही उल्टे सीधे तरीके से कुछ वीडियो भी जारी किए और ऐसे वीडियो जारी करके भ्रम फैलाने की कोशिश चीन की थी। और यह उसकी महज एक चालबाजी थी कि भारतीय फौजी के मुकाबले ऊंचे पहाड़ों पर मुश्किल हालात वाली सरहद पर चीनी सैनिक को बेहतर खाना और सुविधाएं मिल रही है, जबकि भारतीय सैनिकों को अच्छा खाना मुहैया नहीं करवाया जा रहा है। यह भ्रम फैलाने की कोशिश चीन की तरफ से कुछ गलत वीडियो जारी करके भी कोशिश की गई। लेकिन न्यूज 18 इंडिया ग्राउंड जीरो से वो खबर लेकर आया है जो चीनी प्रोपेगेंडा का पूरी तरह से दम निकाल कर रख देगा। चीन के प्रोपेगेंडा का मुंह तोड़ जवाब। ऊंचे बर्फीले पहाड़ों पर छिड़ा है फूड वॉर।
चीन के दावों का दम निकालने वाली रिपोर्ट। हमने रिसर्च के दौरान पाया कि ये 17,000 की ऊंचाई तक भी बहुत अच्छे से और बहुत उम्दा काम कर सकता है। ड्रैगन के छक्के छुड़ाने वाली स्पेशल रिपोर्ट। ग्राउंड जीरो से न्यूज़ 18 इंडिया की स्पेशल रिपोर्ट। भारत के उत्तर में बसे जिस इलाके तक पहुंचते पहुंचते हवा तक का दम फूल जाता है, वहां न्यूज़ 18 इंडिया भारतीय सेना के उस सच के करीब जा पहुंचा जिसे देखकर और जिसकी हकीकत सुनकर चीन का भी दम निकल जाएगा। भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव है। भारत की सेना मुकाबला करने के लिए डटकर पूर्वी लद्दाख में चीन की सेना के सामने खड़ी है। हम इस वक्त लेह में डीआरडीओ की एक संस्था है दिहार, वहां पर खड़े हैं, जहां से इन सैनिकों को फ्रेश वेजिटेबल, फ्रेश फूड सप्लाई किया जाता है, फ्रूट सप्लाई किया जाता है और साथ ही साथ सेना के लॉजिस्टिकल सपोर्ट के लिए 2 कुबड़ वाले, डबल कुबड़ वाले ऊंट जिनको कहते हैं, जो रेगिस्तान में तेज चलते हैं और इन पहाड़ों पर भी दौलत बेग ओल्डी जैसे इलाकों में हवाई जहाज की तरह तेज गति से चलते हैं, 170 किलो से ज्यादा वेट लेकर, जो सैनिकों के काम आता है। साथ ही साथ जैंस्कार पोनी जिनको छोटे घोड़े कहते हैं, उन सबको इस संस्था में, दिहार में ऐसे ट्रेन किया जाता है, एक्लिमेटाइजेशन उनका किया जाता है कि भारतीय सेना की बैकबोन साबित होते हैं। आज हम उसी दिहार में क्या क्या सैनिकों के लिए यहाँ पर रिसर्च होता है, सप्लाई होता है, उन सब का जायजा लेंगे। आइए हमारे साथ। बर्फीले रेगिस्तान वाले हिंदुस्तान की जमीन ये अफवाह फैलाने पर आबादा हो गया था। चीन ने कुछ दिन पहले ही प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किया था जिसमें दिखाया था कि उसके सैनिक किस तरह से अच्छा खाना खा रहे हैं। उसका इशारा कुछ और था। चीन उस वीडियो के जरिए ये कहना चाह रहा था कि लेह लद्दाख और बर्फीली चोटी पर तैनात भारतीय फौज के सिपाहियों को ना तो भरपेट खाना मिलता है और जो कुछ भी मिलता है वो बासी और सड़ा गला। न्यूज़ 18 इंडिया की ये स्पेशल रिपोर्ट चीन के उसी अफवाह फैलाने वाले वीडियो का करारा जवाब है। भारतीय सैनिक जो फ्रूट और वेजिटेबल खाते हैं उसकी कोई सानी नहीं है। मैं इस वक्त डीआरडीओ के डिहार में हूँ। यहाँ देखिए, जो ये सेब की क्वालिटी है और इसका जो कलर है पूरी तरह से ऑर्गेनिक है और डीआरडीओ की जो संस्था दिहार है वो ये सब तैयार करके भारतीय सैनिकों के लिए भेज रही है। सेब तो आपने देख लिया, अब हम आपको नाशपाती भी दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए नाशपाती कितनी बेहतरीन तरीके की ऑर्गेनिक नाशपाती यहाँ पर उगाई जाती है और ये सीधे भारतीय सैनिकों तक जाती है, वो इसका सेवन करते हैं। हाई एल्टीट्यूड में जमे रहने के लिए कुछ न्यूट्रिशियस वैल्यूज की जरूरत होती है जिसको दिहार ने इन फ्रूट्स में भरा है। धीरे धीरे ग्रो किया है इसको, धीरे धीरे इसका प्रयोग हुआ है और उसके बाद अब ये जो फ्रूट है वो भारतीय सेना को दिए जा रहे हैं। इस ऊंचाई और बेहद मुश्किल हालात वाले इलाकों में भारतीय सेना के जवानों को ताजा भोजन मुहैया कराना एक बड़ी और मुश्किल चुनौती हुआ करती थी, लेकिन डीआरडीओ की इस लैब दिहार ने इस मुश्किल का ऐसा हल निकाला कि दुनिया देखती रह गई। दिहार के वैज्ञानिकों की मेहनत का नतीजा है कि अब लेह से लेकर सियाचिन तक करीब दर्जनों किस्म की सब्जियां उगाई जा रही हैं। लेह लद्दाख में पहले कुछ ही सब्जियां उगाई जाती थीं, गिनती की 4 या 5 सब्जियां, लेकिन जब से डीआरडीओ का दिहार यहां पर रिसर्च का काम कर रहा है, 28 तरह की सब्जियां अब वो उगा रहा है जो भारतीय सैनिकों के लिए यहीं से सप्लाई की जाती हैं। और दिहार के लैब में उगाए गए फलों को खाकर यहाँ उगाई गई सब्जियों का ज्यादातर हिस्सा सेना के जवानों के एकदम ताजा खाने का हिस्सा बनता है। यहाँ जो भी है कि यहाँ का क्लाइमेट इस तरह का है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग है, ऑर्गेनिक ऑर्चार्ड हमने स्टेब्लिश किया और इसमें है कि पेस्टिसाइड फ्री है। यहाँ डिजीज को उतनी ज़्यादा, बिकॉज ऑफ क्लाइमेट होने के कारण यहाँ डिजीज को उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। तो सर ये स्टोरेज चूंकि इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है इसलिए जो फॉरवर्ड बेस पे हमारे सैनिक हैं उन तक पहुँचता है, सड़ता नहीं है। इसका वो हम करके फार्मर्स को दिए हैं, फार्मर ग्रो करके अभी देखेंगे तो फार्मर्स आर्मी को सप्लाई कर रही है, यानी फॉरवर्ड एरिया में भी यहाँ की अप्रोच यहाँ से जा रही है। और ये जो नाशपाती है ये किस तरह से अलग है जो प्लेन में नाशपाती होती है? पहले हाँ। आपने जो बताया कि पहले केवल ये इस एरिया में केवल एप्रिकॉट एप्पल होते हैं जो कि यहाँ अच्छा माना जाता है और एप्पल का भी एप्रिकॉट वर्ल्ड का सबसे अच्छी वैरायटी यहाँ होती है। सेना की पुरानी कहावत है कि जंग के मैदान में जाने के लिए सैनिकों को पेट के बल जाना पड़ता है, यानी आर्मी मार्चेस ऑन ईट्स स्टमक। ऐसे में अगर सैनिकों का पेट खाली रहा तो वो जंग नहीं लड़ पाएगा। इसी बात के मद्देनजर डीआरडीओ की दिहार लैब ने
इन पहाड़ों पर जो फल और सब्जियां तैयार की हैं, वो न सिर्फ भारतीय फौजियों का पेट भरती हैं, बल्कि उन्हें मैदानों पर मिलने वाली सब्जियों और फलों के मुकाबले ज्यादा ताकत मुहैया करवाती है। तिहाड़ लैब ने लद्दाख में पाए जाने वाले एक जंगली पेड़ और उस पर लगने वाले जंगली फल पर एक लंबी रिसर्च की, जिसमें पता चला कि ये पेड़ न केवल एंटीऑक्सीडेंट का एक बड़ा स्रोत है, बल्कि इसके फल में आंवले से करीब 10 गुना विटामिन सी पाया जाता है। इसे सीबरथ्रोन या फिर लेह बेरी के नाम से भी जाना जाता है। ये जो लेह बेरी थी, इससे जो जूस निकलता है, आंवले से भी 80 गुना ज्यादा इसमें विटामिन सी होता है। और ये जो देखिए, जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये है लेह बेरी। जंग के हालात में कई बार ऐसा भी होता है जब भारतीय फौज के जवान जंगल या पहाड़ियों के बीच ऐसी जगहों पर फंस जाते हैं जहां उन तक रसद यानी खाना पीना नहीं पहुंच पाता। ऐसे में जवान क्या खाएं और क्या नहीं खाएं, इसके बारे में भी इसी तिहाड़ सेंटर में रिसर्च की जाती है। यहाँ के काफ़ी अच्छे, काफ़ी जैसे आयुर्वेदा में जो अतीस पतीस इस तरह पौधे हैं, देने सोमन लता है, देने मंजिस्ता है, इस तरह प्लांट यहाँ काफ़ी उगते हैं। पहाड़ की इस ऊंचाई पर मिलने वाला रोडुला भारतीय फौजियों की थकान मिटाने के लिए सबसे बेहतर है। इतना ही नहीं, इस ऊंचाई पर जहां सैनिकों को अक्सर ऑक्सीजन की कमी की शिकायत होने लगती है, उनके लिए तो ये रोडुला रामबाण है। डीआरडीओ के तिहाड़ में हिमालयन संजीवनी, इसको भी उगाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल इसका जिक्र किया था और उसके बाद अचानक से ये हिमालयन संजीवनी सुर्खियों में आ गई थी। इसे संजीवनी इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये फौजियों के फेफड़ों को एकदम तंदुरुस्त रखती है। चूंकि इसकी रूट की वैल्यू गोल्ड से भी ज्यादा है। तो फायदा इसका क्या है? इसका आपका स्ट्रेस, थकान है, हाई एल्टीट्यूड जो प्रॉब्लम्स है, लंग्स की प्रॉब्लम, ऑक्सीजन के लिए सब इसमें इस प्रॉपर्टी से पाई गई काम आता है। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि डीआरडीओ के तिहाड़ के वैज्ञानिकों ने लेह की अपनी लैब में जो सब्जियां और फल उगाए हैं, वो मैदान में मिलने वाली सब्जियों के मुकाबले बहुत बेहतरीन और आकार में बड़े भी होते हैं। इस वक्त मैं देखिए कद्दू के खेत में खड़ा हूँ और ये कद्दू जो है पक चुका है। 30 से 35 किलो का कद्दू है ये। और इसी तरह दूसरा जो थोड़ा सा अभी पका नहीं है, दूसरा कद्दू भी है, वो भी 30 से 35 किलो के कद्दू यहाँ पर उगाए जा रहे हैं। हमारे यहाँ पे बहुत सारे ये वैरायटीज ये यहाँ पे स्टडी हो रहा है सर। यहाँ पे इसमें हाई यील्डिंग वैरायटीज हम यहाँ लेके इसका सीड यहाँ पे वो करता है, तो फिर ये फार्मर्स को जाता है सर। इसके बाद ये फार्मर यहाँ ये लार्ज स्केल में उगाता है और ये इनडायरेक्टली आर्मी को सप्लाई होता है सर। सवाल यही उठता है कि आखिर ये सब ऐसे कैसे हो जाता है, और उसका जवाब दिया तिहाड़ के वैज्ञानिक ने। ब्लैक पॉलीथीन बिछा हाँ, देख रहे हैं जी जी। ये देखिए, हाँ, आप अभी आपको पूरा नहीं दिखेगा। जैसे हम प्लांटिंग जब करेंगे जब उसका, तो उसमें हमने प्रॉपर डिस्टेंस पे जो रिकमेंडेड प्रैक्टिसेस है उस डिस्टेंस पे हमने छेद किया है और सीडलिंग उसी में ट्रांसप्लांट हुआ है। अब ब्लैक पॉलीथीन बिछाने का देखिए 2-3 फायदे हैं। एक तो गर्मी ज्यादा बढ़ाती है, 4 से 5 डिग्री ज्यादा बढ़ जाता है और लद्दाख में वो चाहिए। दूसरा, खरपतवार जो वीड की समस्या है वो कम हो जाती है। ऐसा नहीं कि ये सब केवल सैनिकों के लिए ही ये लैब काम कर रही है, बल्कि इस लैब का फायदा यहाँ के स्थानीय किसान भी उठा रहे हैं। हमारा मकसद हमें यही दिया गया था कि यहाँ का जो डाइवर्सिटी है वेजिटेबल्स का, फ्रूट का, उसको बढ़ाया जाए और किसानों को ये सिखाया जाए कि उन सब्जियों को, उन फ्रूट्स को कैसे उगाएं, और उसके बाद अपना सस्टेनेबल जो नीड्स पूरा करने के बाद जो सरप्लस जो बचेगा वो हमारे फौज यहाँ जो तैनात है उनको मुहैया कराया जाएगा। सेना के जवानों को कड़कनाथ जैसे बेहतर और ज्यादा प्रोटीन वाले मुर्गे भी यहाँ की जलवायु के मुताबिक ढाल के भारतीय सेना को सप्लाई किए जा रहे हैं। भारतीय सेना के जवानों के लिए काफी अच्छी बात यह है कि यहीं से पहले चंडीगढ़ से और तमाम इलाकों से देश के मीट लाना पड़ता था या गोट लानी पड़ती थी, अब वो यहीं पर तैयार है। डीआरडीओ के इस तिहाड़ लैब का अभी ये तो एक पहलू है और ये रिपोर्ट सभी तरह के चीन के प्रोपेगेंडा पर लगाम भी लगाती है। लेकिन अभी इस लैब के कुछ और बेहद रोचक और दिलचस्प पहलू भी हैं, जिससे पता चलता है कि वाकई इस देश में जय जवान और जय किसान के साथ जय विज्ञान कहना क्यों जरूरी हो जाता है। एक कहावत है कि अगर सैनिक का पेट खाली रहा तो वो जंग कभी नहीं लड़ पाएगा, और इससे भी बड़ी बात कि अगर खाना है तो उसे मोर्चों पर तैनात सैनिकों तक पहुंचाना भी शायद सबसे जरूरी पहलू है। लेह में डीआरडीओ के तहत काम करने वाला DIHAR इसी बात के मद्देनजर हर उस पहलू पर काम कर रहा है
जो बर्फीले पहाड़ों पर और बर्फीले बियाबान के जंग के मैदान में भी मोर्चा संभालने वाले सैनिकों के लिए जरूरी है। DIHR के वैज्ञानिकों ने अगर लेह में बनी अपनी लैब में किसानों के साथ मिलकर सैनिकों के लिए फल सब्जियां उगाई, तो उन्हें फॉरवर्ड पोजीशन पर तैनात सैनिक तक कैसे पहुंचाया जाए, इस बारे में भी रिसर्च कर डाली है। भारत के उत्तरी इलाके का ये वो इलाका है जिसे बर्फ का रेगिस्तान भी कहा जाता है। 14 से 17,000 फीट की ऊंचाई वाले इस इलाके में हर तरफ अगर कुछ नजर आता है तो सिर्फ बर्फ का बियाबान और सरहदों पर हरदम मुस्तैद नजर आने वाले भारतीय सेना के जाबाज जवान। इस ऊंचाई पर जिस वक्त भारतीय फौज का जवान अपनी नींद को कुर्बान करके सीमा पर टकटकी लगाए दुश्मन के हर एक आहट ले रहा होता है, ऐन उसी समय इन्हीं पहाड़ों की गोद में बसे भारत के DRDO की एक लैब दिहारा में मौजूद वैज्ञानिक और किसानों की एक टीम भारतीय सेना की जरूरतों का सारा इंतजाम करने की कोशिशों में जुटी होती है। जिस पहाड़ पर घास का एक तिनका तक नहीं उग पाता, उन बंजर बियाबान में DRDO की तिहार के वैज्ञानिक और किसान भारतीय फौज के लिए करिश्माई सब्जियां और फल उगाने को अंजाम दे रहे होते हैं। ये लद्दाख की गोद में बसे ऐसे खेत हैं जहां उगाए जाने वाली ताकतवर सब्जियां और फल देश के जवानों को नए हौसले और जज्बे से भर देते हैं। DRDO के तहत काम करने वाले बिहार के वैज्ञानिकों और किसानों को ऐसा फौजी भी कहा जा सकता है जिन्होंने वर्दी तो नहीं पहनी, लेकिन इनका पसीना भी देश के लाखों फौजियों की तरह ही बहता है। इनके जज्बे और हौसले भी किसी फौजी से कम नहीं होते। बिहार के वैज्ञानिकों ने बर्फ का रेगिस्तान कहलाने वाले इस इलाके को बियाबान नहीं रहने दिया, बल्कि अपना खून पसीने से सींच कर उसे उपजाऊ जमीन में तब्दील कर दिया है। दरअसल इस इलाके में गर्मियों के दिनों में दिन बहुत लंबा होता है। सुबह 5 बजे से शाम 7 बजे तक सूरज की रोशनी इस जमीन को तपाती है। बस DRDO के बिहार के वैज्ञानिकों ने कुदरत के इस अनमोल खजाने का भरपूर फायदा उठाया और इस इलाके में खेती लायक जमीन तैयार करने के साथ साथ ग्रीन हाउस तक तैयार कर दिए, जहां मन मुताबिक खेती की जा सकती है। दिन लंबा होने की वजह से वहां फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया भी लंबी हो जाती है। शायद यही वजह है कि यहाँ उगाए जाने वाली सब्जी मैदानों में मिलने वाली किसी भी सब्जी के मुकाबले बड़ी और वजनदार होती है। ये कद्दू जो है पक चुका है, 30 से 35 किलो का कद्दू है ये। और इसी तरह दूसरा जो थोड़ा सा अभी पका नहीं है, दूसरा कद्दू भी है, वो भी 30 से 35 किलो के कद्दू यहाँ पर उगाए जा रहे हैं। एक जानकारी के मुताबिक कारगिल से लेकर सियाचिन तक करीब 12,000 फीट की ऊंचाई पर DRDO की दिहार ने करीब 75 से ज्यादा ग्रीन हाउस तैयार किए हैं, जिनमें सब्जियां और फल उगाए जाते हैं। इतना ही नहीं, DRDO के वैज्ञानिकों ने इतनी ऊंचाई पर जो सब्जी उगाने की तकनीक विकसित की है, उसे स्थानीय किसानों के साथ साझा भी किया है। यही वजह है कि ये ताकतवर सब्जियां देश के उन वीर जवानों की थाली तक पहुंचती हैं, जो पूरी ताकत के साथ इन जमा देने वाली ठंडी जगहों पर भी पूरी मुस्तैदी से देश की हिफाजत में लगे रहते हैं। एक अनुमान के मुताबिक LAC के बेहद नजदीक बने इन खेतों में पैदा होने वाली सब्जियां और फल 60% से ज्यादा तो भारतीय सेना के लिए सप्लाई की जाती है, जबकि बाकी का हिस्सा स्थानीय बाजार और कोऑपरेटिव सोसाइटी को दे दिया जाता है, ताकि स्थानीय लोग भी बिहार की इस लैब का फायदा उठा सकें। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इतनी ऊंचाई पर सब्जियों को उगाकर उन्हें सही ढंग से रखने की सुविधा और तकनीक दुनिया में सिर्फ भारत और नॉर्वे के पास है। लद्दाख के पहाड़ियों पर अपने कमाल से भारतीय वैज्ञानिकों ने साबित कर दिखाया कि वो दुनिया के किसी भी पहाड़ और बियाबान को हरे भरे मैदान में बदलने की ताकत और हुनर रखते हैं।
यह एक सवाल जरूर खड़ा होता है कि आखिर लेह में जब ये सब्जियां एक लैब में उगाई जाती हैं तो फिर इन्हें फॉरवर्ड पोस्ट तक कैसे पहुंचाया जाता है। तो इसका जवाब है कि सेना की आर्मी सर्विस कोर यानी ASCI। ये ASCI की ही जिम्मेदारी होती है कि सीमा की चौकसी में तैनात भारतीय सेना के जवानों तक खाने पीने की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हर कोर डिवीजन और ब्रिगेड में एक ASCI यूनिट होती है। इस कोर का काम ही होता है सैनिकों के लिए राशन जैसे दाल, चावल, सब्जी, मीट, तेल वगैरह हर कंपनी तक पहुंचाना जो सरहद पर तैनात रहती है। LAC पर पहुंचने के लिए अक्सर ट्रैकिंग का सहारा होता है और वहां तक फौजियों को उनकी जरूरत का सामान पहुंचाने के लिए सेना अक्सर विमान वाहक जहाजों, हेलीकॉप्टरों और ट्रक के साथ साथ खच्चर और ऊंट तक का इस्तेमाल करती है। ये डबल कुबड़ वाला है, ये मंगोलिया ओरिजिन इसकी है और सिल्क रूट पर पहले चला करता था। अब जो DRDO का बिहार अनुसंधान परिषद है उसने इसको हाई एल्टीट्यूड पर जाने के लिए एकदम से ट्रेन कर दिया है। प्राचीन काल में चीन और तिब्बत से लद्दाख के जरिए सेंट्रल एशिया यानी मध्य एशिया तक जाने वाले सिल्क रूट पर व्यापारी अपना सामान इन डबल हम्प ऊंटों पर ही ले जाते थे। वहां पर देख सकते हैं वो जो राजस्थान के रेतीले जगहों पर चलता है वो सिंगल कुबड़ वाला जिसको कहते हैं। दोनों सक्षम है, लेकिन ये जो डबल कुबड़ वाला है ये ज्यादा सक्षम है और ये भारतीय सेना की मदद करने के लिए तैयार है। यही वजह है कि बिहार इन ऊंटों को भारतीय सेना के लिए इस्तेमाल कर रहा है। लद्दाख और सियाचिन में करीब 14 से 17,000 फीट की ऊंचाई वाले इन इलाकों में ज्यादातर जगहों पर सड़कें नहीं होती। ऐसे में सेना तक सामान पहुंचाने का जिम्मा इन डबल हम्प ऊंट की ही मजबूत पीठ पर होता है। इसके पैरों की शेप और साइज जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये रेतीली जमीन में बहुत ही बढ़िया तरीके से चल पाता है और तकरीबन 3 दिन तक बिना पानी के भी रह सकता है। तो परफेक्ट है आर्मी एनिमल के तौर पे यूज पे। इस वक्त जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं इनको जैंस्कर पोनी बोलते हैं, यानी छोटी हाइट के घोड़े जो यहीं पर होते हैं। ये घोड़े अब भारतीय सेना की मदद कर रहे हैं भारत चीन सीमा पर, जहां पर तनाव इस वक्त चरम में है। सेना पहले खच्चर का इस्तेमाल करती है जो ज्यादा ऊंचाई पर काम नहीं कर पाते थे, इसलिए बिहार की लैब में अब ऐसे पोनी तैयार किए गए हैं जो सेना की इस जरूरत को शानदार ढंग से पूरा करने में कारगर साबित हो रहे हैं। जब से हमने इन जानवरों को इस्तेमाल करना शुरू किया है और प्रोजेक्ट कंप्लीट करके आर्मी को हैंडओवर किया है, ये एनिमल बहुत ही सक्सेसफुल है और बहुत अच्छा काम कर रहा है। सियाचिन और पूर्वी लद्दाख के ऊंचाई वाले इलाकों में हेलीकॉप्टर की भी मदद ली जाती है, क्योंकि बॉर्डर पर हेलीकॉप्टर के आने का एक सीमित दायरा होता है। इसीलिए हेलीकॉप्टर बॉर्डर से कुछ दूरी पर जवानों को जरूरी सामान पहुंचाने के लिए गाड़ी खच्चर के रास्ते उसे सीमा तक भेजा जाता है। लेकिन अब ये छोटे और नाटे कद के पोनी सरहद पर किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होने देते। जहां शायद चिनूक भी न पहुंचे वहां कम से कम ये जैंस्कर पोनी पहुंच जाते हैं, क्योंकि चिनूक को भी तमाम लॉजिस्टिकल सपोर्ट चाहिए होता है फॉरवर्ड एयरबेस पर। लेकिन ये जो जैंस्कर पोनी है ये उन हर इलाकों में भारतीय सेना की मदद करते हैं जहां राशन की, युद्ध सामग्री की, पानी की जरूरत होती है। ग्राउंड जीरो से न्यूज 18 इंडिया जो सच्चाई दिखाने वाली तस्वीर लेके आया है वो इस बात को साबित करने के लिए काफी है कि हमारे देश का किसान हो, जवान हो या फिर विज्ञान, उसे बस मौका मिले वो हर जमीन को स्वर्ग बना सकता है। और उसकी बनाई जमीन पर अगर दुश्मन ने अपने गलत निगाह डाली तो उसे स्वर्गवासी बनाने में हमारे देश के ये असली हीरो जरा भी देर नहीं लगाएंगे। तो हर तरह से तैयार है भारतीय सेना, लेकिन LAC पर इस समय भारत और चीन की सेनाएं बिल्कुल आमने सामने डटी हुई हैं। सेना अब सीमा पर लद्दाख स्काउट्स भी मुस्तैदी से डटी हुई है और चीनी सेना की हर साजिश का मुंहतोड़ जवाब दे रही है। लद्दाख स्काउट्स के जवान ही नहीं, उनके परिवार के लोग भी बेखौफ हैं। लद्दाख स्काउट्स के जवानों के परिवारों को गर्व है कि उनके बेटे इस समय सरहद पर देश की रक्षा के लिए तैनात हैं। लद्दाख के रहने वाले एक परिवार के तो 2-2 बेटे लद्दाख स्काउट्स में हैं और इस समय चीन के सैनिकों के सामने डटकर खड़े हुए हैं। इस परिवार का अपने बेटों से कई दिनों से संपर्क तक नहीं हो पाया, लेकिन इनके मन में किसी तरह का कोई डर नहीं है। परिवार के मुताबिक चीन के सैनिक बेहद कमजोर हैं, जिन्हें भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब देने में पूरी तरह से सक्षम है। डर क्या लगना है सर, डर लग गया तो फौज में लड़के को नहीं भेजता सर। डर से वो नहीं करता है सर, और मौत से डरने लग गया ना सर तो देश नहीं चलेगा सर। टेंशन तो फिर हर माँ बाप को थोड़ा बच्चे का टेंशन तो होता है, लेकिन फिर भारत माता के लिए हमें
कुर्बान है, इसकी ज़्यादा खुशी भी हमारे लिए बहुत खुशी है। हाँ सर, मेरा दोनों बेटा है उधर कर रहा है, रक्षा कर रहा है, वहाँ पे देश का रक्षा कर रहा है। मन में खुशी भी होता है। तो ये वो परिवार का जज्बा है जिसके घर के अपने दोनों बेटों को सीमा पर भेज चुके हैं मां भारती की रक्षा के लिए, और यही हौसला उन्हें हिम्मत भी देता है, और इसीलिए वो सीना तानकर चीन के सिपाहियों के सामने सीधे खड़े हुए हैं। और भारत और चीन के बीच माना यह भी जा रहा है कि अगले हफ्ते सैन्य कमांडर स्तर की बातचीत हो सकती है, लेकिन बताया यह भी जा रहा है कि चीन अक्साई चीन और LAC पर लगातार सैनिकों की संख्या में बदलाव कर रहा है, उसमें इजाफा कर रहा है। साथ ही साथ चीन पेंगोंग लेक के किनारे 50 सैनिकों को लगातार तैनात रखना चाहता है, जो कि भारत को मंजूर नहीं है। ऐसे में इस बैठक के नतीजे अब चीन के LAC के पास और चीन के कब्जे वाले अक्साई चीन में सैनिकों की तैनाती पर ही निर्भर करेगा कि वो इसमें क्या बदलाव करता है। भारत और चीन के बीच दरअसल मतभेद की बहुत सी वजह भी है, जो भारत लगातार साफ करता रहा है। चीन की ओर से अक्साई चीन और LAC के पास सैनिकों की तैनाती है, जिसका भारत विरोध करता रहा है। चीन पेंगोंग लेक पर 50 सैनिकों की लगातार तैनाती चाहता है, जो कि भारत को कभी मंजूर नहीं है। चीनी सेना का बेस कैंप से लौटने से साफ इनकार है, जबकि भारतीय सेना बातचीत के बाद लौटने के लिए तैयार है। उधर चीन LAC पर हथियाए हुए कुछ और इलाकों को छोड़ने से साफ इनकार करता है, लेकिन चीन की सेना की सर्दी के मौसम का फायदा उठाकर यहां कुछ और ऐसी नापाक हरकत करने की भी कोशिश है। उधर दूसरी तरफ गिलगिट बाल्टिस्तान के मुद्दे पर पाकिस्तान का चीन लगातार साथ देता है। चीन लगातार अब CPEC का विस्तार कर रहा है और लद्दाख में दौलत बेग ओल्डी से लेकर चुमार तक के चीनी सेना का आक्रामक रुख भी दिखाई दे रहा है। और उस इकोनॉमिक कॉरिडोर पर भी, यानी कि CPEC पर चीन की बड़ी योजना है, जिस वजह से वो भारत के साथ विवाद सुलझाने में रुचि नहीं ले रहा है। भूटान के साथ उधर सीमा विवाद निपटाकर राजनयिक संबंध बनाने पर चीन का पूरा ध्यान है, ताकि वो किसी भी तरह से हर कोने में भारत को घेरने की कोशिश कर सके। लेकिन भारत भी पूरी सीमा को चाक चौबंद कर अपने सिपाहियों जवानों के साथ तैयार है। चीन के साथ सीमा विवाद के बीच अरुणाचल प्रदेश में होंगली एयरपोर्ट भी अब जल्द ही बनकर तैयार होगा, जिससे भारत की ताकत में और इजाफा होने वाला है। सामरिक लिहाज से भी यह होंगली एयरपोर्ट चीन से जुड़ी सीमा पर सैनिकों के साजो सामान को तेजी से पहुंचाने में बेहद अहम भूमिका निभाएगा। उधर पूर्वोत्तर के पूरे क्षेत्र के केंद्रीय विकास मंत्रालय के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे की परियोजना 2022 तक पूरी होने की उम्मीद की जा रही है, और पहले चरण में एयरबेस A321 जैसे नैरो बॉडी जेट्स के लिए भी यह एयरपोर्ट पूरी तरह से सक्षम होगा। यह एयरपोर्ट पीक आवर्स में लगभग 200 यात्रियों को मैनेज करने की क्षमता भी रखता है। अरुणाचल प्रदेश में चीन की गतिविधि पर सेना की कड़ी नजर बनी हुई है। सेना चीन को पीछे धकेलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। चीन ने सीमा पर जारी तनाव के बीच में भारतीय सेना अरुणाचल प्रदेश में अब अपनी स्थिति को और मजबूत करने में जुटी हुई है, और इस दौरान तवांग में तैनात सेना के जवान पूरी तरह से निर्माण कार्य को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। इस बीच चीन की साइबर साजिश का भी एक बड़ा पर्दाफाश हुआ है, और अमेरिका ने अब चीन पर हमला बोला है। अमेरिका ने साइबर अटैक के पीछे चीन का हाथ बताया है। अमेरिका के कानून मंत्रालय का कहना है कि चीन के 5 नागरिकों ने अमेरिका और भारत समेत देश में कंप्यूटरों को हैक किया है। अमेरिका के मुताबिक भारत के सरकारी कंप्यूटरों को भी चीनी हैकरों ने निशाना बनाया है। अमेरिका ने कहा है कि चीनी हैकरों ने भारत सरकार के कंप्यूटरों को कोबाल्ट स्ट्राइक मॉलवेयर इंस्टॉल किए हैं, जिसमें कि डेटा चुराया जा सके। और अब अमेरिका भी चीन पर नकेल कस रहा है और एक गंभीर आरोप चीन पर लगाए गए हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के इलाके में भी कुछ इसी तरह की नापाक हरकत पाकिस्तान की तरफ से, और पाकिस्तान की एक और साजिश का पर्दाफाश हुआ है, जिसमें चीन का कनेक्शन भी साफ साफ BSF ने देखा, और जम्मू कश्मीर में ड्रग्स और हथियारों की बड़ी खेप BSF ने बरामद कर ली है। सुरक्षा बल पाकिस्तान से आई 58 किलो ड्रग्स को बरामद करके इसका ऐलान भी कर चुके हैं। सुरक्षा बल ने 2 पिस्तौल, 4 मैगजीन और गोला बारूद भी बरामद किया है, और इन हथियारों पर मेड इन चाइना साफ साफ लिखा हुआ है, यानी चीन
पाकिस्तान को हथियार मुहैया करवा रहा है और दूसरे छोर से भारत को परेशान करने की साजिश रच रहा है। यानी यहां भी चीन और पाकिस्तान मिलकर लगातार साजिश रच रहे हैं। बीएसएफ ने पाकिस्तान के तस्करों की इस साजिश के साथ घुसपैठ की एक और कोशिश को नाकाम कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठ की कोशिश देखने पर बीएसएफ ने फायरिंग की और घुसपैठियों को आखिरकार खदेड़ दिया है। भारत पाकिस्तान सीमा पर पिछले एक महीने में नशीले पदार्थों की तस्करी की यह चौथी बड़ी खेप भी है, जिस पर एक बड़ी कार्रवाई सुरक्षा बलों ने की है। तो हमने पूरा एरिया को रात के वक्त गार्डन करके रखा था और सुबह जो है उसको सर्च किया है तो करीब 62 पैकेट्स हेरोइन की, जिसका वजन एक पैकेट का करीब 1 केजी है, और साथ में 2 पिस्टल, 3 मैगजीन्स और 100 राउंड जो हैं ये मिले हैं। हम इस समय भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा की एक फॉरवर्ड पोस्ट पर हैं, जहां पर बीएसएफ के जवानों ने बीती रात एक नशे की बड़ी खेप को यहां पर बरामद किया है। जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम भी यहां पर साथ है और आप देख सकते हैं ये हथियार हैं जो बरामद हुए हैं इन तस्करों से। आप इनको तस्कर, जो आतंकी भी कह सकते हैं, जो हथियार लेकर पहुंचे हुए थे। उस पार से कोशिश थी नार्को टेररिज्म को बढ़ावा देने के लिए और साथ में आतंकियों तक ये हथियार पहुंचाने थे। इस तरह के कई प्रयास पहले भी पाकिस्तान की तरफ से किए जा रहे हैं, वो चाहे ड्रोन के जरिए हथियार भेजने हो या फिर जिस तरह से अभी जो मादक पदार्थों का सामान था उसके साथ जो सामान जहां पर पहुंचा। आप देखिए इस तरफ कितनी हीरोइन है, यहाँ पैकेट आप देख सकते हैं। लगभग जो क्या बताया जा रहा है कि ये 62 केजी के करीब जो मादक पदार्थ हैं, जिसे हेरोइन कहा जा सकता है, ये बरामद हुए हैं। बीएसएफ के जो प्रहरी रात को जहां पर सतर्क थे और उस पार से एक बड़ी साजिश थी पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पर सामान भेजने की, जिस तरह से लगातार पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI आतंकियों तक हथियार पहुँचाने और जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे देश में नार्को टेररिज्म को बढ़ावा देने का जो प्रयास किया जा रहा था, उस साजिश को यहाँ पर जवानों ने विफल किया है। तो इस कार्रवाई से एक और बड़ा पर्दाफाश हुआ है कि किस तरह से चीन के चंगुल में फंसकर उसका पिट्ठू बनकर पाकिस्तान भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। पूर्वी सेक्टर में भारत और चीन की सेना के बीच टकराव उधर लगातार जारी है और पाकिस्तान इसी का फायदा उठाकर भारत में आतंकियों की घुसपैठ की साजिश रच रहा है। पाकिस्तान की इस साजिश को नाकाम करने के लिए भारतीय सेना ने LOC पर 3000 अतिरिक्त सैनिकों को अब तैनात कर दिया है। पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन बार बार किया गया, बड़ी संख्या में आतंकियों की घुसपैठ कराने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार भारतीय सेना ने उनके इन नापाक मंसूबों को नाकाम कर दिया है। और पिछले दिनों गुरेज सेक्टर में भी पाकिस्तान ने आतंकियों की घुसपैठ कराने की कोशिश की थी और सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया और उनके इन इरादों को नाकाम कर दिया।